शीतल जी, आपके पास आ रहा हूं मैं एक और अपने दर्शकों को, मुझे 2-4 दिन पहले पता लगा, आप इसके बारे में सबसे ठीक रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि उस जगह का सबसे ज्यादा आपको पता है। मुझे बताया ये गया कि समोसा, जलेबी, हलवा, ये सब समरकंद से आया है। ये भारत की डिश नहीं है, ये समरकंद की है। अब मैं तो जीवन बिना समोसे के चल पाएगा। अगर आज हिंदुस्तान और भारत से समोसा निकाल दीजिए तो मेरे ख्याल में 90% चाय पार्टी नहीं होंगी। घर में हलवा निकाल दीजिए तो कोई फंक्शन ही नहीं होगा। जलेबी निकाल दीजिए तो मतलब ये तो हम लोगों का रच बस गया है। अब ये भी, और खास करके मुस्लिम कंट्री से आया है, ये समरकंद से। आप इसको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे ये बताया गया है कि समरकंद की ये सब चीजें हमारे यहाँ आई हैं। मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ शीतल जी, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? एक एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या वो टेलीप्रॉम्प्टर पे अब इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको लगता है कि संसद में भाई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लग सकता, तो संसद में लग जाना चाहिए टेलीप्रॉम्प्टर, क्या दिक्कत है भाई, 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा दीजिए उसमें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैंने और आपने भी एक चीज देखी है, सबने देखी है। हम लोग को पहले फोन नंबर याद रहते थे। जब से ये मोबाइल आ गया तब से फोन नंबर याद होने बंद हो गए। अब मुझे कोई नंबर नहीं याद रहता है। तो शायद टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते करते जो मोदी जी जो इतना अच्छा बोलते थे, वो शायद अब अपने भाषण नहीं दे पाते हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर वो आ क्यों नहीं रहे हैं, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। और मणिपुर की कुछ तो होना ही चाहिए हल ना। ये अपना एक अलग है, लेकिन मणिपुर में भी कुछ कर रहे हो तो वो भी नहीं दिख रहा है। शीतल जी, ये आपके उस पे मोदी जी का ट्विटर अकाउंट है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अब्यूजिंग इंडिया। हम क्या बताएं, दरअसल सच्चाई है कि हम उनसे मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने विमर्श को वहां पहुंचा दिया है जैसे गटर से वो गैस बना रहे हैं ना, उन्होंने विमर्श को भी गटर में। इसके बाद अब माँ और बहन की जो गालियां हैं हमारे यहाँ, वो किसी दिन हमारे आपके सामने, वैसे वो दे चुके हैं, वो कई बार इधर उधर निकल चुकी है, वो किसी दिन विमर्श में पहुंच जाएंगी और तब हमारी समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू एड्रेस इट। सच्चाई है कि आज उन्होंने हम लोगों को वहीं पहुंचा दिया है। इस तरह की बात का कोई कैसे मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? बहुत ही कठिन है ये मतलब अब ये वहां पहुंच गया जहां कोई पहुंच नहीं सकता अगर वो सामान्य है। इसके लिए भाई बहुत सारे लोग जो है डिप्राइव्ड है चीज़ों से, एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, सिविलाइजेशन से डिप्राइव्ड है, और बहुत सारे डिप्राइवेशन के इश्यूज हैं समाज में, दुनिया में, हमारे देश में भी। उसकी वजह से कई चीज़ें हो जाती हैं तो हम उनके साथ एक सिंपैथेटिक होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अब्यूजिंग इंडिया तो अब ये सब मतलब आप सोचिए, ये हम लोग हंस तो रहे लेकिन सामने क्या है। अभी आपके यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा जो कई बार आ चुका है, सबने देख लिया। एक आदमी को कुकी है वहाँ मणिपुर में, का सर काटा गया है। पहले उसको बहुत पीटा गया है तो जो मुंह है वो बुरी तरह से घायल है। कटा हुआ सर एक बाड़ी के ऊपर लगाया गया है और उस सर का ये फोटो, जिस दिन वो घटना के वीडियो आए थे उसके एक दिन बाद ये वाला वीडियो वहां से आया था। चूंकि इंटरनेट पर प्रतिबंध था तो बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारी सूचनाएं वहां नहीं आ रही थी। जब वो थोड़ा बहुत रिलीज हुआ तो एकदम से ये फ्लड आ गया है। उसके बाद जो अखबार वाले गए वो सब एक से एक दर्दनाक खबरें लेके आ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई गए तो 2 टाइम के एक एमएलए और मुख्यमंत्री के सलाहकार आदिवासी मामलों के मुख्यमंत्री से मिल के घर से बाहर निकले और इतनी बुरी तरह से मारे गए कि 12 या 13 फ्रैक्चर्स हैं। पता नहीं उनकी जान बचती कि नहीं बचती। बाय द वे कुछ हूँ हाँ बोलना अभी उन्होंने शुरू किया है। उनसे मिल के वो निकले। वो एक स्टोरी आई। जो भी रिपोर्टर वहां गया और जो भी स्टोरी वहां से लेके आया, इंडियन एक्सप्रेस ने 2 या 3 स्टोरी की, ऐसा लग रहा है कि हम नाइजीरिया वगैरह में हैं। या बिल्कुल ऐसे हो सकता है वो जो यूक्रेन वगैरह की हालत ऐसी हो जहाँ लड़ाई चल रही हो इस तरह की कि, और ये लड़ाई चली रही है। 5-6 हजार सेल्फ लोडिंग राइफल्स और अन्य इस तरह के हथियार लेके एक आबादी दूसरी आबादी पे हमला कर रही है और सेंटर स्टेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन गायब है।
इंटरनेट बंद कर दिया है कि कोई रो रहा है तो हमें पता ही नहीं चले बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को। जो आपका मीडिया है उसको लगा दिया गया है कि पाकिस्तान से 4 बच्चों की एक अम्मा भारत आ गई है, इसको तुम्हें 2 महीने दिखाना है, इस औरत के बारे में ही तुम्हें दिन भर बात करनी है। एक आध 2 चैनल बचे हुए वो यूक्रेन वार वगैरह में लगे रहते हैं, तो किसी को बताना नहीं कि हिंदुस्तान के एक हिस्से में जहाँ 30-35 लाख लोग कुल रहते हैं, उनको हमने किस हाल में पहुंचा दिया है। किस लिए पहुंचा दिया है कि हम ईसाइयों को अब एक सबक देना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी जगहों पे ईसाई हैं जिनकी संख्या है, मेघालय में उनकी मेजॉरिटी है और जगहों पे वो काफ़ी अच्छी संख्या में है, इस राज्य में भी उनकी बड़ी संख्या है। तो पता नहीं मुसलमानों को सबक देने के बाद अब ईसाइयों को सबक देने का कोई कार्यक्रम होगा, लगता है ऐसा। वो सबक दिया जा रहा है तो बाकी सारे देश को आँख मुँह नाक सब बंद रखनी है, उस पर संसद में बात नहीं होनी है, उस पर मीडिया में बात नहीं होनी है, उसमें उसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बात नहीं कह सकती, और प्राइम मिनिस्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो इस सबसे पार है, आप सिर्फ उनकी आरती कर सकते हैं, वो किसी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है, सिर्फ आप उनकी तारीफ करें, कहें कि मोदी जी महान है, मोदी जी ने दुनिया का विश्व गुरु बना दिया इंडिया को, इंडिया ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है, दुनिया सब बिल्कुल पीछे हो गई है, सारे जो G7 G20 और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड UNO सब मोदी जी से सलाह लेते हैं। ये सब बातें हम करें तब इस देश में विमर्श है। लेकिन अगर आपने सवाल कोई पूछ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, ये रेट क्यों नहीं इस तरह का क्यों है, हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स में इतना पुअर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन क्यों है, हमारे यहाँ जो बच्चों को खून में, औरतों को खून में कमी है 38 से 40%, 40-45% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं, ये सब सवाल हम नहीं कर सकते। हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमेशा स्लगिश क्यों बना हुआ है, और क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम एक्सपोर्ट के आंकड़े में सर्विस वाले को जोड़ के एक्सपोर्ट का आंकड़ा फुला रहे हैं, हम आंकड़े ही क्यों नहीं बना रहे हैं, हम जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, हम ये सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल सब अपराध की श्रेणी में डाल दिए गए, वरना आपको गाली दे देगा कोई। मतलब मोदी जी ने अभी गाली नहीं दी है, लेकिन कोई स्टेज आएगी हो सकता है, लेकिन अभी मोदी जी ने जिन लोगों को फॉलो कर रखा है ट्विटर पे, वो बाकायदा चंद्रचूड़ साहब को भी गाली दे रहे हैं। अभी उनके एक समर्थक ने ट्विटर पे एक लगाया है कि चंद्रचूड़ साहब ने 2 ऐसी बच्चियों को गोद ले रखा है चंद्रचूड़ परिवार ने जो अपाहिज है, तो वो उसमें उसने ट्वीट किया है कि तुम्हें भगवान ने सजा दी है कि तुम्हें अपाहिज बच्चे मिले, ये ट्वीट लगाया हुआ, उसको मोदी जी फॉलो करते। तो एक ऐसा वातावरण बना दिया है, जो गोपाल कांडा को आप रिलीज करा रहे हैं, राम रहीम को आप रोज पैरोल दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोर्ट में उनकी जमानत का दिल्ली पुलिस विरोध नहीं करेगी, एक ऐसा स्टेट ऑफ एक्टर्स आप चारों तरफ क्रिएट कर रहे हैं, और इनको सबको मिला के आप बता रहे हैं आपके पास 26 नहीं 38 पार्टियां हैं। दूसरी ओर दूसरे लोग जो इकट्ठा हुए हैं आपकी नीतियों की आलोचना करने के लिए, उनको आप इस तरह से आलोचित कर रहे हैं, इस बात पर आलोचित कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया क्यों रख लिया अपना नाम, या मतलब, और उसके लिए आप इंडिया से रिलेटेड ऐसे नाम लाएंगे जो आतंकवादी इससे जुड़े हुए हैं, जबकि आपके अपने प्रोफाइल में खुद ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अब ये कह सकते हैं कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो सामाजिक विमर्श है वो रसातल के उस तल पे पहुंच गया है कि हम आप दरअसल उस पर अब बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप उस तरह से तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अगली स्टेज है गालियों की। तो अगर आप ये हिम्मत करते हो कि मतलब इस तरह की बहस में माँ बहन की गालियां देने का आप ऐसे गेस्ट लाए जो ये सब गालियां दे सकें, तो जरूर शायद वो विमर्श में शामिल हो सके। वो वहां ले चुके हैं, वो अब सामाजिक विमर्श को उस स्तर पर ले गए। शीतल जी एक चीज बता दीजिए, मेरे हिसाब से ये अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसके बाद शीतकालीन है, और उसके बाद कोई नए पार्लियामेंट इलेक्शन तक मेरे ख्याल में सत्र नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्च के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो शायद बजट सत्र बहुत छोटा सा कुछ हो जाएगा, वो ऑन उसको कुछ एक इंटरिम बजट पास कराने के लिए। हाँ, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में अब इसके बाद एक शीतकालीन सत्र है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी ये है कि अब हम फेस ही ना करें? उनको किस चीज का डर है? मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मोदी जी पार्लियामेंट में आके
वक्तव्य देने में, मतलब एक बार मैंने आज किसी से बात की, मैंने कहा अगर आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं मोदी जी आके बात वक्तव्य दें, तो मोदी जी वक्तव्य दे देंगे, फिर आपका सारा खेल खत्म। लेकिन वो वक्तव्य देने में उनको क्या दिक्कत है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है शीतल जी। एक्चुअली उन्होंने जो अपना पर्सोना बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो सवालों से और सब चीजों से परे हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ करें तो करें, किसी की डिमांड पे क्या करेंगे ये तय नहीं है। तो जो शपथ और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात अभी साहू साहब ने की, वो दरअसल उन्होंने अपने ऊपर लागू ही नहीं किया है। वो उन्होंने इसको प्रेस्टीज का इशू बना लिया कि विपक्ष मांग रहा है तो मैं बिल्कुल जब बयान नहीं दूंगा, और होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह और ये सब बयान देंगे, इनसे लीजिए। जब हर आदमी जानता है इस देश में कि पत्ता भी सिर्फ उन्हीं की राय से खड़कता है, हर कैमरा सिर्फ उन्हीं को दिखाता है, हर विज्ञापन सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करता है, हर यात्रा में हर बयान हर मंत्री का उनके ही प्रशस्ति से शुरू होता है, तो लोग डिमांड आपसे नहीं करेंगे, और वैसे भी अदरवाइज भी करनी चाहिए, शपथ आपकी है। तो ये जो परिस्थिति है ये हमारे यहाँ निर्मित उन्होंने कर रखी है अपने वक्त से, और वो ईगो का सवाल उन्होंने बना लिया है, और वो ये समझते हैं कि इनकी क्या हैसियत है। अभी तक वो इस विचार से चल रहे थे जब तक ये एकता हो के सब लोग एक मंच पे नहीं आए। इसके बाद उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक लेवल पे उनको अब ये लग रहा है कि ये एक चुनौती आ गई है चुनाव में, तो वो अब ये बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते कि कोई स्कोर कर सके उन पर कुछ। उनको लगता है कि अगर वो इनके दबाव में बयान देंगे तो स्कोर विपक्ष के पक्ष में चला जाएगा, इसलिए वो किसी भी सूरत तक चले जाएंगे। और देखिए क्या क्या करते हैं। अभी आपने ठीक कहा कि अब 2 ही सत्र बचे हैं, एक तो ये शुरू हो चुका है, दूसरा वो, और बाकी अधूरा बजट जो आएगा। तो अब जो भी संसद में यानी देश की सबसे प्रथम संस्था में वो विमर्श हो ही नहीं पाएगा, और जैसा राज्यसभा और सब जगह हो रहा है शोरगुल मचता रहेगा, और लोग बाहर चले जाते रहेंगे, बाइकआउट होता रहेगा, कुछ लोग सस्पेंड होते रहेंगे, फिर उनकी सस्पेंशन की वापसी, इसी तरह की कार्रवाइयों में बीत जाएगा, और बाद में वो जो बिल वगैरह हैं वो हल्ले से और शोर से पास हो जाएंगे, वॉइस वोट से पास करने की, जैसा पिछले भी तो सदनों में यही हो रहा है ना लगातार। ये पहली बार कहा, तो हर सदन में यही हो रहा है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब मोदी जी का लोकतंत्र यही है, आप माने या ना माने, क्या करेंगे। मैं शीतल जी आपसे क्लोज कर रहे हैं। शीतल जी डबल इंजन वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये आपको लगता है आप डबल इंजन यूज करेंगे? क्योंकि ये जरा मामला गड़बड़ा गया है डबल इंजन। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए उनको लाभ ये है कि उन्होंने एक ऐसा समाज तैयार कर लिया है मीडिया, सोशल मीडिया पे कंट्रोल के जरिए, जो उनकी अफवाह पर हमेशा यकीन करता है और सच्चाइयों की ओर जाने की जहमत कम करता है। वो एक बहुत बड़े समाज को ऐसा निर्मित करने में सफल है, इसलिए वो ये शेखी बघारते हैं कि एक राज्य में गृह युद्ध करा रहे हैं या सिविल वार हो रहा है डबल इंजन की वजह से, लेकिन दूसरे राज्य में डबल इंजन की विशेषता वो चुनाव में बेच ले। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाता है, वरना तो निश्चित तौर पर अगर सामान्य स्थिति होती, तो रवीश कुमार ने ठीक कहा कि हिंदुस्तान में अब मीडिया नहीं है, मीडिया खत्म है हिंदुस्तान में, बहुत पहले मीडिया खत्म हो चुका है। क्योंकि हम आप जो प्रयास कर रहे हैं या इस तरह की बहुत सारी जो कोशिशें हैं, ये एक सीमा तक जाती हैं, लेकिन जो बड़ी सीमा है 50 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाले जो माध्यम है, उन पर उनका कब्जा बरकरार है, और उस कब्जे की वजह से वो झूठ प्रसारित करने में, लोगों को इल्यूजन में रखने में, घृणा फैलाने में और मिस इन्फॉर्म करने में सफल है। वो इतने दिन तक मणिपुर की घटना को दबाए रहे। आप सोचिए अगर वो वीडियो नहीं आया होता तो हम आप भी उतने कार्यक्रम न कर रहे होते जितने हमने किए या जो हम कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर रोक दी जाए, जैसा करने में वो सफल है, और उसको एडिट करके लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसका एक अलग तरह का वो क्राउड तैयार कर लेते हैं। इसलिए वो इतने घमंड में है और इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी चीजों को निगेट कर रहे हैं और ऐसा विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बहुत बड़े समाज तक वो सब सत्य पहुंचना ही मुश्किल है जो कि सत्य है, और वहां ये मिथ्या जा सकती है कि डबल इंजन जो है बहुत कारगर है और डबल इंजन ही दवाई है।